गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, और आपको यहाँ पर पूरा ये 10th क्लास का है और ये क्वेश्चन बैंक से मैं कवर करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन बैंक है राजीव क्वेश्चन बैंक से करवाया जा रहा है। और देखिएगा, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 20 क्वेश्चन का डायरेक्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो उसी चीज को देखते हुए आज की सीरीज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाना। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो जर्मनी की एकीकरण की आधारशिला जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार की। याद करते रहिए, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? नेपोलियन बोनापार्ट ने। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत कहा जाता है रूसो को कहा जाता है। यहां पर आंसर भी दिया गया, ओके, रूसो को कहा जाता है। सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा रूसो ने लिखा और रूसो को ही फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय जो शासन था लुई 16वें का, है ना, लुई 16वें का शासन था। यहां पर फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका जो है मध्य वर्ग का था, मध्यम वर्ग का था। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने जो है वो अधिकार विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अधिकार विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1862 ईस्वी में बना। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहां पर, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था। अगला, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में? जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। पुनर्जागरण युग्म का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण युग्म का अभ्युदय जो है इटली देश में हुआ था। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुई? गणतंत्र की स्थापना हुई। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा जो है 1848 ईस्वी में गणतंत्र का अनाउंसमेंट किया गया। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। वियना जो कि कांग्रेस की राजधानी है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा, ये नाम है वियना कांग्रेस के द्वारा, तो बूर्बो वंश की स्थापना की गई थी। क्लियर है? मतलब बूर्बो वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि के द्वारा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने? बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। किसकी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। अगला, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी देश से था ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध। निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया जर्मनी का प्रथम सम्राट? तो कैसर विलियम प्रथम को।
1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र था 1789 में फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो जर्मनी नामक देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। निम्नलिखित में से किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कथन है मेटरनिख का। किसका कथन है? मेटरनिख का कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ज्यूसेपे मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या है? यंग इटली। ज्यूसेपे मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम यंग इटली है। अगला क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं यहां पर, एक मिनट, हाँ देखिए, जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय था किससे? आम जनता से, है ना। ज्यूसेपे मेजनी का संबंध था इटली के एकीकरण से। वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? तो निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, अधिकार होता है। उदारवाद से तात्पर्य क्या है? तो उदारवाद से तात्पर्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष समानता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो फ्रांस की क्रांति हुई। अगला यहां पर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलैट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलैट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। याद करिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने दी थी। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो है रोलैट एक्ट था। अगला है, करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा जो था महात्मा गांधी जी का था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में, जो कि बिहार के चंपारण जिले में है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा और बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई। पेरियार राजा स्वामी नायर कौन थे? तो वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक, उक्त सभी ये सब थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में किया गया। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में की गई पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला यहां पर क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो चौरी चौरा घटना से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? तो खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया, बाकी असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों चलाया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा,
ये किसका कथन है? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो नमक कानून तोड़कर की गई। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अगला यहां पर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो 1995 ईस्वी में की गई। 1785 ईस्वी में सूत कातने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो हारग्रीव्स ने किया था। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, उसका नाम है चेचक। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? तो अमेरिका देश पर पड़ा। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1929 ईस्वी में किया गया। भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? तो यहाँ मॉरिशस, फिजी, सिलोना, मलाया, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, इन सभी देशों में ले जाया जाता था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो है एक प्रकार की बीमारी होती थी। अगला है, गैट की स्थापना कब हुई? तो गैट की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका क्या नाम था? उसका नाम था अमेरिका था। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? तो उसको कहा जाता एल डोरेडो को सोने का शहर कहा जाता था। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? तो केनाल कॉलोनी जो है नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? तो व्यापार अधिशेष से तात्पर्य है वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर होना। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का जो आधार था वो था निश्चित विनिमय था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में की गई थी। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया जो है सबसे शक्तिशाली हथियार कौन था? तो कीटाणु था। ये जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं के द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन था? कीटाणु था। अगला यहां पर है, वह उद्योगपति जिसने 1920 ईस्वी के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया वो कौन था? हेनरी फोर्ड था। कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन है? तो ब्रिटेन देश है। निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब की गई? 1944 ईस्वी में की गई। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करना। 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो अमेरिका में आयोजित किया गया। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित थी? तो ये थी अमेरिका में स्थित थी। अगला है, 1944 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किसके ऊपर? कृषि क्षेत्र पर महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ की गई थी? तो इंग्लैंड देश में। 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? तो बंगाल और मुंबई राज्य में स्थापित थे। 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो बालकृष्ण का चित्र अंकित था। विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? तो सूती एवं रेशमी कपड़े का।
1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो जमशेदपुर में स्थापित किया था। गिल्ड्स क्या थे? तो गिल्ड्स जो है व्यापारियों के संगठन हुआ करते थे। फ्लाइंग शटल से क्या तात्पर्य है? तो फ्लाइंग शटल का मतलब रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? तो 1855 ईस्वी में। गिल्ड्स किस प्रकार के कार्य करते थे? तो गिल्ड्स जो है, गिल्ड्स के जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। गिल्ड्स से जुड़े, बिल्कुल सही है। ये प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे और व्यवसाय में नए लोगों को रोकते थे, सही है। और उत्पादों पर नियंत्रण रखते थे। उपरोक्त सभी, तो यहां पर उपरोक्त सभी होगा। अगला, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता वेतनभोगी कर्मचारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें कहा जाता था गुमास्ता कहा जाता था। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुली? 1854 ईस्वी में खुली। 1840 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो सूती वस्त्र उद्योग। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 ईस्वी के दशक में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अगला है क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी? तो आमार जीवन थी। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी? तो रूसो ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों में आई थी? तो चीन, जापान एवं कोरिया देशों में। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो बाइबिल। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्की को प्रेस का जनक कहा जाता है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 ईसा पूर्व में। 868 ईसा पूर्व में ईस्वी में। नेक्स्ट, रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहां हुआ था? 1810 ईस्वी में कलकत्ता में। 1876 ईस्वी में प्रकाशित आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखा? रस सुंदरी देवी ने। भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? तो कोंकणी भाषा में सबसे पहले पुस्तक छपी थी। नेक्स्ट है आपका, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? 1780 ईस्वी में। पश्चिमी यूरोप के 2 देशों के नाम बताइए जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई? तो वह इंग्लैंड और फ्रांस। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी की लेखक थी। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मृदा अपरदन है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा है। उत्खात भूमि कैसी होती है? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा क्या है? तो जलोढ़ मृदा है। निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? तो जलोढ़ मृदा की जो विशेषता नहीं है वो है कपास के लिए उपयोगी नहीं, बाकी जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। बिल्कुल बात सही है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, सही है। और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं, ये भी सही। लेकिन जलोढ़ मृदा कपास के लिए उपयुक्त है, ये गलत है, क्योंकि कपास के लिए उपयुक्त जो है काली मिट्टी है। कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है?
तो ये देखिए मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है, ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, सही है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, ये भी सही। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये बात गलत है, हमें गलत वाले पर टिक करना। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा कौन सी है? काली मृदा है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण नहीं है? तो जैव एवं अजैव ये दोनों ही नहीं है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण संसाधन है। ज्वारीय नहीं, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए, जैव एवं अजैव संसाधन। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहां पर? मालवा प्रदेश में पाई जाती है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो जल है। भूमि एक साधन है, संसाधन है। कैसा? प्राकृतिक संसाधन है भूमि। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन? अजैवीय संसाधन है। चट्टाने जो है अजैवीय संसाधन है। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटास, चूना, फास्फोरस ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो पवन ऊर्जा एक संभावी संसाधन है। कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो लोहा जो है पुनः चक्रीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो वह भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? कोयला है। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। यहाँ पर कपास भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन है? तो ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेनाइट बोलेंगे। क्लियर है? क्या है? ग्रेनाइट है। नहीं, ग्रेफाइट है। ओके आगे, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? तो मत्स्य उद्योग एक प्रकार का जैव संसाधन है। अगला यहां पर देखिए, ओडिशा और बिहार में जनजातियां विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो आम और इमली की पूजा करती। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपककर उनकी रक्षा करना। चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो 1952 ईस्वी में लुप्त प्राय घोषित किया गया था। अलवर राजस्थान का जिला है, में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया है। क्या? भैरव देव डाक व सेंचुरी घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त होने के कगार पर है? तो ये सभी हैं, यानी गुलाबी सिर वाली बत्तख और चीता, मधुका इंसिग्निस और हुबररेया, हेप्टान्यूरॉन, जंगली चित्तीदार उल्लू, पहाड़ी कोयल, ये सभी हैं, है ना। नहीं, इनमें से केवल ये है। सॉरी भाई, देखो गलत हो गए। जंगली चित्तीदार उल्लू और पहाड़ी कोयल ये जो है लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो ये वाला है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, यही नहीं है, बाकी सब है। कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, लेकिन ये जो है ये सही है, क्वेश्चन के अनुसार गा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करती है? तो बीज बचाओ आंदोलन ये जो है, बाकी सब भागीदारी करते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, वन्य जीवन, पशु विहार का परिसीमन, लेकिन ये बीज बचाओ आंदोलन ये जो है संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। आगे यहां पर देखिएगा, पश्चिम बंगाल का वह टाइगर
रिजर्व जो डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है तो वह बक्सा है। विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? तो 8% संख्या, लगभग 16 लाख जो है। बीज बचाओ आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ये जो है बीज बचाओ आंदोलन का संबंध है। निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत हरित वनों के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया है? तो चिपको आंदोलन है। मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से किस जटिल मंत्र का निर्माण करते हैं और उसे क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। कौन सा संरक्षण तरीका जो है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? 2014 ईस्वी में ग्रीन इंडिया मिशन आरंभ किया गया था। हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 33%। निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण कौन है? तो जल सीमित मात्रा में है, ये है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 22% है। अगला, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? तो लगभग 3/4 भाग। देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भोपाल झील जो है कृत्रिम झील सबसे बड़ी। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है भारत में? वो है 4%। निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ कौन सा है? तो ये सभी है। नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन सही होगा। देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? तो राजस्थान और गुजरात में। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय में। निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? तो सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला है, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम होती जा रही है? तो 12मासी इंदिरा गांधी नहर के कारण। भारत का वो राज्य जिसमें छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया है, वो है तमिलनाडु। टांका शब्द को कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? तो टांका पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टांका कहा जाता है। पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत पानी को ही या भूमिगत टैंकों को ही टांका कहा जाता है। निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? तो गुल है वो। छत वर्षा जल संग्रहण की टांका विधि देश के किस राज्य में से संबंधित है? राजस्थान से है। हौज खास जलीय निकाय स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5% भाग। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो धान एक खरीफ फसल है। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 2/3 जनसंख्या। निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? तो मक्का जो है एक मोटा अनाज नहीं है। किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है? तो चना को खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। अगला जो है यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसे जायद की फसलें में शामिल नहीं किया जाता है? तो मक्का को जायद की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? कपास जो है रबी की फसल नहीं, खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं, जौ, सरसों ये रबी की फसल है। निम्न में से कौन शस्य ऋतु नहीं है? तो सावन जो है शस्य ऋतु नहीं है ना। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं वो क्या? जूट है। किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? कपास का। काली मिट्टी में पाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? कपास है।
चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? भारत है। कौन सी रेशेदार फसल है? तो जूट है। भारत की प्रमुख पेय फसल कौन सी है? तो चाय, कॉफी, ये भारत की प्रमुख पेय फसल है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? कहवा यानी कि कॉफी। सोपान कृषि की जाती है कहां पर? ढाल वाली भूमि पर सोपान कृषि की जाती है। खरीफ की फसलों को बोए जाने का समय क्या है? तो जून जुलाई है। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट एक रेशेदार फसल है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि है। कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं जो है रबी की फसल है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं जो है रबी की फसल है। चना, मटर, सोयाबीन कौन सी फसलें हैं? तो ये दलहन फसलें हैं चना, मटर और सोयाबीन। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश कौन सी प्रमुख फसल या कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? रबी की फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? कपास जो है खाद्यान्न फसल नहीं है। कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है। कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ज्वार। कौन सी रोपड़ फसल है? गन्ना। कौन सी रेशेदार फसल है? इनमें से सभी। कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड में। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना रबी की फसल है। कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद का उदाहरण है? तरबूज है। कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? दालें। रबी की फसलों को बोने का क्या समय होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक ये रबी की फसलों को बोने का समय होता है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ओडिशा राज्य है। कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ये अनवीकरण योग्य है। लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? नवेली है। भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी लद्दाख में। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु के नागरकोलई से मदुरई तक का क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है? तो मैग्नीज जो है लौह खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? एंथ्रेसाइट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रेप में किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? प्राकृतिक गैस को। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम खनिज पाया जाता है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयला को काला सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो बॉक्साइट। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी चट्टाने। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला यहां है प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण। मैग्नेटाइट लौह अयस्कों में लौहांश कितने प्रतिशत होता है? 70%। हेमेटाइट लौह अयस्कों में लौहांश कितने प्रतिशत होता है? 50 से 60%। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन। झारिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए है। कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोधक कारखाने के लिए। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, या झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला से है।
अगला है मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। कोरबा प्रसिद्ध है कोयला के लिए। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क से है। कौन सा खनिज आधारभूत है? लौह अयस्क। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला। कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा खनिज अधात्विक है? अभ्रक खनिज। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य संसाधन है। कौन सा खनिज धात्विक है? लौह अयस्क। कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? पवन ऊर्जा। कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? ओडिशा राज्य। कौन सा धात्विक खनिज है? तो मैग्नीज जो है एक प्रकार का धात्विक खनिज है। नेक्स्ट यहां देखिए, अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश हो तो उसे किस तरह का उद्योग कहा जाता है? बृहद उद्योग। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताइए। बोकारो और जमशेदपुर। सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग हैं? कृषि आधारित उद्योग हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो उपर्युक्त सभी। श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार, बैंकिंग सीमा, परिवहन, वित्तीय सलाह और कच्चा माल, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? लोहा इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण है? सीमेंट उद्योग। उद्योगों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये सभी। वायु और ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपयुक्त सभी। कौन से उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक। सॉफ्टवेयर औद्योगिकी पार्क जो है क्या है? तो यही है। सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। अगला है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? मद्रास में हुआ था। भारत का पहला पटसन उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट रिसरा में 1859 में। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? सेल के माध्यम से। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कौन सा खनिज कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है? बॉक्साइट। ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उसे कहते हैं संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग का उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो नगर में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को। आधारभूत उद्योग कौन सा है? लोहा एवं इस्पात। कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो सीमेंट उद्योग जो है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? तो लोहा उद्योग है ना। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से है। अगला क्वेश्चन है यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु परिवहन है ना। किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता है? तो कोयला का। निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता है? मैग्नीज का। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? तो कांडला है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? हल्दिया से इलाहाबाद। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44। अब यहां नोट करके दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH7 का नाम बदलकर अब NH44 कर दिया गया है। यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जलमार्ग है। मुंबई बंदरगाह के समीप कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन को। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रक लोक निर्माण विभाग के द्वारा। कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो वो हैं सिलचर और पोरबंदर। कौन सा भारत में प्रमुख परिवहन साधन है? तो रेल परिवहन है। 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब मिला? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 ईस्वी में। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन
वहंतरण हानियों तथा विलंब को हटाता है तो पाइप परिवहन। भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 67,956 वर्ग किलोमीटर। भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 12 बड़े बंदरगाह हैं। कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? मुंबई बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 NH2। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? केरल में है। दक्षिण गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर एवं कन्याकुमारी को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम, है ना। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 ईस्वी में किया गया, 1953 में। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वायु परिवहन। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। तो श्रीलंका और लेबनान। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और डच भाषा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट बच्चा। अगला यहां पर देखिए, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो श्रीलंका में हुआ। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? तो किन देशों से लगती हैं? ये फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। अगला यहां, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आजादी है? तो फ्लेमिश जातीय समूह की। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? ईसाई समूह। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1.17 करोड़ है ना। श्रीलंका में कौन से जातीय समूहों के लोग रहते हैं? तो श्रीलंका में सिंहली जातीय समूह 74%, तमिल जातीय समूह 18%, ईसाई 7%, ये सभी होगा। आगे यहाँ पर, श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए? तो बहुसंख्यकवाद सरकार। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो 4 बार संशोधन किए गए। आगे यहाँ देखिए, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? बेल्जियम है। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? डेनिश। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 33%। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो तब इसे कहते हैं सामुदायिक सरकार कहते हैं। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली जो है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड देश में। किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम देश का विभाजन। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है तो सामुदायिक सरकार कहलाती है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? 2008 ईस्वी में। निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन है? तो वो है श्रीलंका में। श्रीलंका में। अगला, बेल्जियम कहां स्थित है? तो बेल्जियम यूरोप में स्थित है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? ये न्यायपालिका जो है शासन का अंग
एक मिनट, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों है। ये नगर पालिका शासन का अंग नहीं, ये बी ऑप्शन से होगा, ये गलत दिया गया है। वैसे कोई भी सरकार 3 भागों में बटी हुई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आगे, जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो वो आते हैं संघ सूची या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? 3 हिस्से में बांटा गया है। ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है, तो कौन सा है वो? स्थानीय शासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहां शक्तियों का केंद्रीयकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? विदेशी कार्य है। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची में रखा गया। कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली जो संघीय राज्य नहीं। ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर बनाई गई हो उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? तो 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान में निम्नलिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो किसमें? केंद्र और राज्यों यानी कि इकाइयों के मध्य होता है। अगला है 20 नंबर, देखिए कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा संघीय सूची का विषय। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष है। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? मुद्रा। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो संघ को प्राप्त हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई? 1992 ईस्वी को। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी राजभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो है व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो कठोर संविधान है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। अगला यहाँ सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है? तो सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। जाति पदानुक्रम से क्या तात्पर्य है? तो पायदान जैसी एक संरचना जिसमें सभी जाति समूहों का उच्चतम से निम्नतम स्थान होगा। अच्छा, यहां पर इसका आंसर होगा पारिवारिक कानून। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये कहा था महात्मा गांधी ने। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर है। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। और यहाँ भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में। भारत में कुछ स्थानों पर लिंग अनुपात 800 तक गिर गया है। इनमें से कौन से सांप्रदायिकता की कुरूपता के बारे में सत्य? ये सभी नरसंहार, सांप्रदायिक शिक्षा, दंगे आदि। एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है, उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, वो क्या? पितृ प्रधान। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है? कोई नहीं है ना, आधिकारिक रूप से कोई धर्म नहीं। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया है।
तो स्थानीय निकाय में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सब में किया गया। महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। क्लियर? यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। कौन सा सही नहीं है इसमें बताइए? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साइकिल ये है, ये गलत है ना। बाकी बहुजन समाजवादी पार्टी हाथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी कमल का चिन्ह, लेकिन ये घा वाला गलत है। कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो क्या? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें, बताइए कौन कौन सा इसमें सही है। एक तो है ये, दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है, और जो है अगला जो है वह ये, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। अगला यहां देखिए, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के संस्थापक कौन थे? काशी राम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो ये सभी, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, वंशवाद या परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 ईस्वी में हुआ। किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज कहलाता है, शपथ पत्र कहलाता है। जिस देश में सिर्फ 2 दल हों वह किस तरह की दलीय व्यवस्था वाला देश है? द्विदलीय व्यवस्था वाला देश है। किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का किसी अन्य दल में चले जाना क्या कहलाता है? दल बदल। एक दलीय व्यवस्था होती है, अधिनायकवादी व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था अधिनायकवादी व्यवस्था को जन्म देती है। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन है? समाजवादी पार्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो समाजवादी कांग्रेस पार्टी ये जो है राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आगे यहां पर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से किस तरह बेहतर है? तो हर प्रकार से वैध शासन व्यवस्था है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, कार्यकुशल होता है। किस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है? तो व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में। लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? सामाजिक भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं। देश का आर्थिक विकास निम्न कारकों पर निर्भर करता है: वैश्विक स्थिति, देश की जनसंख्या का आकार और अन्य देशों के सहयोग। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से किस तरह की उम्मीद करना उचित है? तो ये सभी उम्मीद, लोगों की मांगों और जरूरतों का ध्यान रखें, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं? तो उपर्युक्त सभी: औपचारिक संविधान, चुनाव और राजनीतिक दल, नागरिकों के अधिकार। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? क्योंकि ये समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, टकराव को अच्छी तरह संभालता है, गलतियों को सुधारने की आशा, बेहतर निर्णय लेता है। ये सभी होगा। नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना पारदर्शिता कहलाता है। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? तो पहचान पत्र या राशन कार्ड द्वारा। उस क्षेत्र के नाम बताइए जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन खराब रहा है। तो नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करना, लोगों की जरूरतों और मांगों की ओर ध्यान देना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना। ये सभी नहीं, ये केवल होगा, सॉरी भाई, नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करना, ये चीज। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त किया है। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। वो कौन है? बहुसंख्यकों का शासन। अगला है, देखिए यहां पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में
किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? दलों में व्यक्तिवाद, ये लोकतंत्र का अवगुण है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? भारत है। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से नहीं है। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि यह इनमें से किसको बढ़ावा देती है? तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को। किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान को छोड़कर। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? तो जनता है। कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन। ये सब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि ये जो है ये होगा इसमें का खा, ठीक है, ये दोनों यानी ग ऑप्शन होगा। सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। अगला है लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सही है? उक्त सभी। देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, ये सभी है। अगला, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, उपयुक्त सभी के आधार पर। निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बाहर है? श्रीलंका। मानव लिहाज सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या हैं? तो प्रमुख मापदंड ये सभी हैं। लिहाज उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, जीने की आयु या जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय। देशों में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़े को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो केरल राज्य में। निम्न में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? तो UNDP आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर प्रतिवर्ष 1000 व्यक्ति पर 10 है, 2016 की है। टाउट साधारणतः लोगों की इच्छा क्या होती है? तो अधिक आय होती है। अगला यहां पर निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? 72.8 वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा राज्य की। निम्न देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? श्रीलंका का। निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य देश से बेहतर है? म्यांमार देश की स्थिति। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? केरल में। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो औसत आय है। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? फ्रांस। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, ये सभी हैं। अगला है निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होते हैं? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से? ओडिशा और मध्य प्रदेश। भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? 80% परिवार हैं। 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है? 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्न में से किस
वर्ष में लागू किया गया? 2005 वर्ष में, 2005 ईस्वी में। किसे प्रक्षत्र रोजगार के नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार को। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक। एक वस्तु का अधिकांशतया प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्रक। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्रक। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो 25% श्रम को। सूचना एवं संचार और प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है तृतीयक। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो आर्थिक क्षेत्रक है तृतीयक है। किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तृतीयक क्षेत्र में। कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो इनमें से सभी। नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्रक की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर। द्वितीयक क्षेत्रक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? खनन। जब दोनों एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हों तो उसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? 25%। निम्न में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली वस्तु को कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? 50%। शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% जरूरतें किस स्रोत से पूरी होती हैं? अनौपचारिक स्रोत से। ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं? तो ब्याज दर, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, समर्थक, ऋण आधार। 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? तो 25%। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला है देखिए, भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? 90% लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? 1970 में। स्वयं सहायता समूहों में बचत एवं ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं तो गैर सरकारी संस्था के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई? 1995 में। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची? 88,000 कारें बेची। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना? 1% है। किस क्षेत्र में भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया है? कौन से क्षेत्र ने? कृषि क्षेत्र ने। 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों के स्थान पर किस देश के खिलौनों की भरमार हो गई है? तो चीन की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य वर्ग है और वह स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। वैश्वीकरण ने, एक मिनट भाई, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया है, वो भी कैसे? विकासशील देशों के श्रमिकों को। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदात्त बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है। आगे यहां पर देखिए,
अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने कौन सी भारतीय कंपनी को खरीदा है? तो परख फूड्स को। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन किसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है? तो कम गुणवत्ता वाले घरेलू उत्पादक के लिए। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। 2018 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे? 164 देश। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो दो देशों के मध्य होता है विदेशी व्यापार। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? तो विकसित देश के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 130वां स्थान प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो फ्रांस देश विकसित देश है। निम्न में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कच्चा पेट्रोलियम का। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, आंतरिक व्यापार कहलाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991 ईस्वी में। वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को किस प्रकार के चिन्ह या लोगों पर ध्यान देना चाहिए? तो ISI और एग मार्क पर ध्यान देना चाहिए। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? तो यहां पर खाद्य की अत्यधिक कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल में मिलावट, इसकी वजह से हुई। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? तो सामाजिक बल के रूप में हुआ। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? तो ये कम माप तोल करना, मिलावट करना, असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु देना, ये सभी। राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालत किस राशि तक मुकदमा सुनती है? तो 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी पर। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रामाणिक चिन्ह है? तो सोने का ये प्रामाणिक चिन्ह है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 ईस्वी को पारित हुआ। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थों के लिए। ISI किसका प्रमाणिक चिन्ह है? उत्पादित मशीनों आदि या गैर खाद्य वस्तुओं का। जिला स्तर का उपभोक्ता न्यायालय किस राशि तक का मुकदमा सुनता है? 20 लाख तक के दावे। राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालतें किस राशि तक मुकदमा सुनते हैं? 20 लाख से 1 करोड़ तक के दावे। कोपरा किस पर लागू होता है? तो सामानों पर लागू होता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1986 ईस्वी में लागू किया गया। वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहते हैं ISO कहते हैं। शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? एग मार्क देखना चाहिए। RTI अधिनियम 2005 के तहत कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता है? तो एक नागरिक, है ना। आगे ISI शब्द चिन्ह लोगों को देखा जा सकता है, बिजली के सामान पर भी देखा जा सकता है, बिजली के सामान पर। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह? खाद्य पदार्थ के लिए। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए? तो उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र में जाना चाहिए। सूचना का अधिकार नियम कब लागू किया गया? 2005 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1986 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो 1986 ईस्वी में बना था।